हाजीपुर की जनता चिराग को चिराग लेकर खोज रही है, नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले समय में देखिएगा एनडीए का पुतला भी आग लगाएंगे चिराग ही, आप देख लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चिराग कब आए हैं? उससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र में मंत्रिमंडल का पद संभाल चुके हैं ना रहे। हम लोग कभी बीजेपी का वेट किए क्या? बीजेपी को हमने सूद समेत लौटाया है। हो सकता है कि 2025 के इलेक्शन में हमारा दलित सेना राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा ले और चुनाव भी लड़े, इस पे भी विचार अभी चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। बिहार की सियासत में चाचा भतीजी की लड़ाई जो है एक बार फिर से मुखर होती हुई दिख रही है। चिराग पासवान ने कहा है पशुपति पारस को लेकर, आखिर वो एनडीए में थे ही कब? 2024 में तो सीट ही नहीं मिली। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पशुपति पारस की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद जी होंगे। मनीष आनंद जी, इन दिनों पशुपति पारस का चेहरा जो है वो बड़ा मायूस सा रहता है और लग रहा है कि वो एनडीए में रहेंगे नहीं रहेंगे, है नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप लोग हैं एनडीए में? जो चिराग ने कहा वो सही कहा क्या? देखिए, चिराग को आए हुए अभी कितने दिन हुए एनडीए में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चिराग कब आए हैं? उससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र में मंत्रिमंडल का पद संभाल चुके हैं। रही बात चिराग के बातों पे, हम अपना कमेंट व्यक्त करना भी नहीं चाहते हैं, जो अभी जुम्मा 4 दिन पहले एनडीए में आए हैं। हम लोग अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। एनडीए में हैं या नहीं है, इसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 28 तारीख को करेंगे, जो कि 2 दिन के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को बुला के राय लिया गया है। उसी के आधार पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निष्कर्ष लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। कहा जा रहा है कि आपको इंतजार है कि बीजेपी वाले मान मनुहार करे तो रुक जाए, लेकिन उस साइड से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आप रहें या ना रहें? नहीं, कौन कह दिया हम रहे या ना रहे? हम लोग कभी बीजेपी का वेट किए क्या? बीजेपी को हमने सूद समेत लौटाया है। बीजेपी ने हमें मंत्रिमंडल में स्थान दिया, सम्मान दिया। तो 2024 में हमने बिहार के अंदर, और आप देखे होंगे कि देश के 2 शहरों में भी जाके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी के लिए कैंपेन किया था। तो हमने तो सूद समेत लौटा दिया है, हिसाब बराबर है। हम किसी का कर्जा रखते नहीं हैं, सूद समेत वापस लौटा देते हैं। तो हमें बीजेपी के आशय हमारी पार्टी ना 2000 में बनी थी, ना आज हमारी पार्टी बीजेपी के आश्रय चल रही है। हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और हर पार्टी की तरह हमारा भी अधिकार है कि हम अपनी तैयारी 243 सीट पे करें, और जो होगा भविष्य में कोई नहीं जानता है कि क्या होगा, लेकिन जो होगा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों को ध्यान में रख के किया जाएगा। अच्छा, ये आप लोग क्लियर कर दीजिएगा ना 28 तारीख को कि आप एनडीए में हैं या नहीं है। ठीक है, बैठक होगा, 2 दिवसीय होगा, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक हो चुकी है और 28 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी विधिवत घोषणा करेंगे। जो भी निर्णय वो लेंगे कार्यकर्ताओं के हितों को ध्यान में ही रख के लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आपकी क्या, आप लोग तो कार्यकर्ताओं लोगों से आप लोग बैठते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं, कार्यकर्ताओं की राय क्या है? नेताओं, देखिए, कार्यकर्ताओं की आम राय है कि हमको 243 सीट पे लड़ना चाहिए। और अब आगे की रणनीति जो होगी, जो पार्टी हित में होगा, जो कार्यकर्ताओं के हित में को छोड़ देना चाहिए। अभी तक तो कार्यकर्ताओं का यही मन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, सब लोगों के साथ मंथन हुआ है। और हमारी दलित सेना भी है। हो सकता है कि हमारे दलित सेना के कैंडिडेट भी इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। आज तक वो सामाजिक संगठन के तौर पे काम कर रही थी। हो सकता है कि 2025 के इलेक्शन में हमारा दलित सेना राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा ले और चुनाव भी लड़े, इस पे भी विचार अभी चल रहा है। मतलब कि दलित सेना की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे उम्मीदवार, ये कह रहे हैं कि नहीं, दलित सेना अपना एक सामाजिक संगठन है, वो अपने सिंबल पे लड़ेगी, अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पार्टी जो है वो क्या कह रही है? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। देखिए, हम बोले हैं, ऐसे में तो वोटों का बिखराव हो जाएगा। नहीं, वोटों का बिखराव होगा कैसे? जहां हमारी पार्टी होगी वहां दलित सेना नहीं होगी। अच्छा, जहां हमारी पार्टी होगी वहां हमारी दलित सेना नहीं लड़ेगी। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा मानना है कि देखिए, दारूबंदी हो, सबसे ज्यादा अत्याचार किस पे हुआ? दलित और महादलित पे हुआ। आज भी जेलों में दलित महादलित के ही लोग बंद हैं, तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? ये सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दलितों की आवाज को जिस तरह से दबा रही थी, उसी के संदर्भ में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब दलितों की आवाज को उठाने के लिए भी दलित सेना को आगे आना चाहिए। और बाकी जो दलित सेना होगा वो निर्णय लेगा कि कौन कौन ऐसी सीटें हैं जहां दलित समाज के लोग लड़े और उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा हो। यानी कि दलितों का वोट काटेंगे आप 2025 में, ये लग रहा है आपका? देखिए, हम लोग तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं।
वोट कटुआ हम नहीं चिराग भी है। यही कहते थे बीच में कि हम जीतने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वोट काट दिया जेडीयू का सारा। वो तो हराने के लिए लड़े ही थे ना। हाँ। वो इतिहास के पहले ऐसे नेता है जो किसी को हराने के लिए लड़े थे। आप लोग चिराग को हराने के लिए नहीं लड़िएगा 2025? नहीं, आज इतर है कि आज वो उन्हीं के पैरों में, जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, उन्हीं के पैरों में आज दंडवत हैं। जिनको बोलते थे कि भ्रष्टाचार किए हम जेल में भेज देंगे, आज उन्हीं के जाके चरणों में दंडवत है। तो आप 2025 के चुनाव चिराग को हराने के लिए नहीं लड़िएगा, यानी कि कई खबरें ये भी हैं कि जिन जिन सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी उन सीटों पर आप भी चुनाव लड़िएगा, सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़िएगा। हमने तो बोला हम 243 की तैयारी कर रहे तैयारी हैं। तो सभी राजनीतिक दल करते ही हैं हाँ, बॉस। तो ये मैनिपुलेट करने वाली बात है। मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं हम 243 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। और चिराग कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं इस वक्त। हाँ? केंद्रीय मंत्री है, राजनीति का और वो इस कहरा, विभाग को संभाल रहे हैं। राजनीति का कहरा वो जिस जगह से सीखे हैं ना, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। हाथ पकड़ के सिखाया है राजनीति का कहरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। अगर चुनाव में उनका मैनेजमेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं किए होते जमुई में, तो वो दोनों बार चुनाव हार गए होते हैं। ठीक है, इससे तो चिराग पासवान भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन इन दिनों वोट स्टार बन गए हैं चिराग पासवान, एनडीए का हिस्सा हो जाते हैं झारखंड में। महाराष्ट्र में बीजेपी बुलाती है, पीएम मोदी के कार्यक्रम वहाँ पर होता है। महाराष्ट्र में जब रैली होती है तो पीछे चिराग की तस्वीर होती है। तो लगता नहीं कि आपका एनडीए में धीरे धीरे ही सही वो एक कद जो है चिराग का बढ़ता जा रहा है? देखिए, आपकी बातों को मैं आंकड़ों से समझाता हूँ। बोलने वाले बोलते रहते हैं। हम तो जो दिख रहा है नहीं, जो दिख रहा है, अभी बाई इलेक्शन हुआ था ना, अनंत सिंह जीत गए। मोर और घोसवरी जहाँ पासवान बहुल क्षेत्र है, वहाँ कितना वोट आया आप डेटा निकाल के देख लीजिए। पूर्णिया उपचुनाव हुआ था, वहाँ तो वो लोकसभा चुनाव में ही प्रचार करने गए थे। आप डेटा निकाल लीजिए कि पासवान का कितना वोट पड़ा। हम आपको उदाहरण से देते हैं। हमने बेंगलोर में, साउथ बेंगलोर में कैंपेन किया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। वो तीनों सीट भाजपा जीती थी। हम लोग उन सीटों पे जीते थे, एनडीए के प्रत्याशी वहां जीते थे। तो हमारा स्ट्राइक रेट चिराग से बहुत अच्छा है। मतलब आप मानते हैं कि बिहार का पासवान चाचा के साथ है? अभी तक है और आगे भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। गौर फरमाने वाली बात है कि मनीष आनंद हैं, पशुपति पारस की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। ये अभी कह रहे हैं कि बिहार के पासवान जो है वो पशुपति पारस के साथ हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में 2024 में आप लोग साथ थे तो पता नहीं चला किसके एवज में वोट चला गया, ये कह रहे हैं। बिल्कुल, हमने चुनाव नहीं लड़ा जिसका फायदा उनको हुआ है। आज आप देखिएगा, अभी तो 6 महीना ही बीता है। हाँ। हाजीपुर की जनता चिराग को चिराग लेकर खोज रही है, नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले समय में देखिएगा, एनडीए का पुतला भी आग लगाएंगे चिराग ही। आप देख लीजिएगा, जिस तरह से अभी आप देखे होंगे कि अभिषेक झा जदयू प्रत्याशी के अगेंस्ट में उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता को इस्तीफा दिलवाकर लड़ाई का काम किया है। ये जो है वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा देकर। आप क्या बोले कि पार्टी से इस्तीफा देकर लड़वा रहे हैं, वरना कह सकते हैं कि लड़वा रहे हैं। ऐसे तो मैं भी कह दूं कि ये रात नहीं दिन है, तो आप कैसे कोई नहीं। तो बनारस का ठग यहाँ क्या कर रहा था होटल में? बनारस का जो बनारसी ठग है वो यहाँ होटल में आके क्या कर रहा था? ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो आया हुआ था बनारसी ठग। क्या करने के लिए आया था? आप इसका अंदाजा इसी से लगाइए। बंद कर लेते यार, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। हाँ। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि एक तरफ वो कहते हैं हम एनडीए के साथ हैं और फिर एनडीए के विरोध में हैं। आप आज जाके पूछिएगा चिराग जी से जब भी मुलाकात हो कि वो अग्निवीर के फेवर में है या नहीं है। 2014 में मोदी को सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा चेहरा बताए थे। क्या आज उनका परसेप्शन आज भी वही है? क्या वो मोदी को मानते हैं कि सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा चेहरा है? एनडीए में है, तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई। देखिए, चाचा और भतीजे की तलखी जो है ना, मौसम कोई भी हो, वक्त कितना भी बीत जाए, तलखी कमती नहीं है। पशुपति पारस हो या उनकी पार्टी, चाचा भतीजा में तो तलखी कमी है ना। पैर में बुद्धम शरणम गच्छामी हो गए ना। हाँ। जिस तरह से बुद्धम शरणम गच्छामी पारस और अपने चाचा की बात कर रहा था। गच्छामी है। हाँ। नीतीश के शरण में है। भ्रष्टाचारी अब उनको सबसे बड़ा साधु नजर आ रहा है, आज उनके पांव में गिरे हुए हैं। गठबंधन का हिस्सा है तो साथ है, पशुपति पारस भी उनसे मिलने जाते थे। नहीं, तो अगर गठबंधन के हिस्सेदारी है तो भ्रष्टाचारियों को गले लगाना भी गठबंधन धर्म है क्या? एक बार उनसे पूछिएगा जरूर। वैसे ही कोई गठबंधन में माना जाएगा अगर उनके अनुसार नीतीश जी भ्रष्टाचारी थे, हमारे अनुसार नहीं है। उनके अनुसार भ्रष्टाचारी थे। वो बोलते थे हम पावर में आएंगे तो जेल में बंद कर देंगे। तो पूछिएगा एक बार उनसे कि क्या ऐसी परिस्थिति हुई, इलेक्शन के पहले इलेक्शन के बाद जाके शरणम गच्छामी हो गए थे।
नेताओं की अपनी तलखी है, अपनी बयानबाजी है, समय के हिसाब से चलती रहती है, लेकिन अभी पशुपति पारस जो है आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं ये अभी क्लियर नहीं है। 28 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्योंकि उस दिन पार्टी की मीटिंग होगी और उस दिन बता पाएंगे कि क्या होने वाला। खुद पशुपति पारस जो है आगामी रुख जो है खुद अपने मुखारबिंद से ऐलान करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।